चलो बेटा ना, कल कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए थे सॉल्व करने के लिए, ठीक है, बढ़िया। आते हैं उसी के ऊपर। ठीक है, इन क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो इनमें से अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया है, मतलब उस टाइप को पढ़ा नहीं है। जिसने कर लिया तो भी ठीक है, नहीं कर रहा तो भी कोई परेशानी नहीं है। और बाकी सारे जो टाइप है वो ऑलरेडी कवर्ड है, तो पहले बाकी टाइप्स के ऊपर बात करता हूँ, फिर फर्स्ट वाले के ऊपर आएंगे। सबसे पहला जो टाइप है, यहाँ पर आप देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑर्डर बोल रखा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखकर आपको ये पहचानना है कि ये क्वेश्चन किस कैटेगरी का होता है। ये लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड है, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप है क्या नहीं है। ठीक है, मुझे बताइए क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कौन सी कैटेगरी में आएगा बेटा? टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। अच्छा, ग्रुप में भी दो तरह की बात होती थी। कुछ ऐसे ग्रुप होते थे जिनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता था, और कुछ ऐसे होते थे जहां पर कॉन्ट्रैक्शन होता था। मुझे बताइए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कौन सी कैटेगरी में? विद कॉन्ट्रैक्शन या विदाउट कॉन्ट्रैक्शन? विदाउट कॉन्ट्रैक्शन। और इस ग्रुप में विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाला ट्रेंड है, मतलब लगातार डाउन द ग्रुप जाने पर जो आईई है वो क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा ना, रेडियस बढ़ेगा, आई कम हो जाएगी। आइए इस पे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड में आपको क्या देखा बेटा? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये कौन सी कैटेगरी का बेटा? लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो ध्यान से देखिएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, है ना? क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट हमें जेड इफेक्टिव तो लगाना ही लगाना है, साथ में क्या लगाना है बेटा? कॉन्फ़िगरेशन भी लगाना है। अच्छा, मुझे बताइए लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या ये सेम पीरियड के एलिमेंट है या नहीं बेटा? है। और सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आई क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। आई बढ़ने के साथ साथ आपको क्या देखना है? S2P1 अगर आता है तो वो क्या हो जाते हैं बेटा? एक्सचेंज हो जाते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की, तो बेरिलियम और बोरॉन का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन और नाइट्रोजन, ये इसका आंसर बन के आ जाता है। अगले वाले केस पे चलते हैं। N3 माइनस O2 माइनस F माइनस, जरा इसको देखिए, क्या ये चार्ज वाले स्पीशीज है या न्यूट्रल वाले स्पीशीज है? चार्ज वाले। और चार्ज वाले जब भी आएंगे तो या तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा और या फिर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट होगा। मुझे बताइए क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है बेटा? है। N पे 3 माइनस मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, O पे 2 माइनस मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, F पे 1 माइनस मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। सबके इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? जेड इफेक्टिव। मुझे बताइए इनमें से सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव किसका है? F माइनस का। और जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसका आईई भी ज्यादा। तो N3 माइनस से ज्यादा, O2 माइनस से ज्यादा F माइनस, क्योंकि उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज जेड इफेक्टिव उतना कम, और जितना कम नेगेटिव चार्ज जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा, क्योंकि इनवर्स होता है। अच्छा, मुझे बताइए नेक्स्ट वाला फिफ्थ नंबर का केस देखिए, Li प्लस HeB2 प्लस। बताइए इस पे चार्ज है या नहीं है बेटा? है। चार्ज आया तो या तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा या डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट होगा। मुझे बताइए सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज तो ये कतई भी नहीं है, ठीक है ना? Li प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। बेरिलियम 2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सब में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए इसमें हीलियम से ज्यादा, Li प्लस से ज्यादा, B2 प्लस, अगेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले केस से ये सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट वाले केस को देखिए, तो क्या ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है कि नहीं है बेटा? है। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा वैसे वैसे आयनेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो ये इसके ऑर्डर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नीट में कई बार पूछा जा चुका है या कॉम्पिटिशंस में कई बार पूछा जा चुका है। जरा ध्यान से देखेंगे, आईपी का ऑर्डर है, मतलब आयनेशन पोटेंशियल, मतलब आयनेशन एनर्जी की बात कर रहा है। और आपको जो एलिमेंट दे रखे हैं क्वेश्चन में, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन दे रखे हैं, ठीक है ना? सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन दिया है, एल्यूमिनियम निकालना है। एक बात बताओ मुझे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, क्या ये सेम पीरियड के एलिमेंट है कि नहीं है बेटा? है। अच्छा, सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आई बढ़ेगा। अच्छा, मुझे बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s1, इसका क्या है? 3s2, इसका क्या है? 3p1, और इसका क्या है? 3p2। अच्छा, लेफ्ट टू राइट आई बढ़ता है, लेकिन S2P1 में क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है। तो जब इसका ऑर्डर बनाओगे तो सोडियम से ज्यादा, एल्यूमिनियम से ज्यादा, मैग्नीशियम से ज्यादा सिलिकॉन, ये ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा, मुझे बताओ सोडियम के आई का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पर? 496, ठीक है? तो ये हमने लिख दिया 496। मुझे बताइए मैग्नीशियम के आई का वैल्यू कितना दे रखा है? 737। तो मैग्नीशियम के नीचे लिखना 737, ठीक है? और अगला कितना दे रखा है बेटा? 786। एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लो, आपका आई का ऑर्डर बढ़ता हुआ है और जो वैल्यू दिया है वो भी बढ़ता हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट बात बैठ रही है। अब वैल्यू किसकी निकालनी है? एल्यूमिनियम की, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगी कि नहीं आएगी बेटा? आएगी। और इन दोनों के बीच का वैल्यू कौन सा है बेटा? 577। तो ये आंसर हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज सेकेंड आईपी लेस देन फर्स्ट आईपी? कौन सा आंसर होगा?
सोच लो आराम से। क्या आंसर रहेगा बताइए? करेक्ट आंसर इज नन। हाँ हाँ, नियॉन बोला थे, नॉन बोले थे, समझ गया बेटा, बहुत बढ़िया। 51 तोपों की सलामी तुम्हारी अकलमंदी को, ठीक है। हाँ, अभी सुनो, नन क्यों आएगा? एक बात बताओ, किसी भी एलिमेंट का, देखो मैग्नीशियम की फर्स्ट आईपी और मैग्नीशियम की जब सेकंड आईपी निकालोगे तो बताओ कौन ज्यादा होगा, फर्स्ट आईपी की सेकंड आईपी? अरे किसी भी एलिमेंट का सक्सेसिव आईपी तो हमेशा बढ़ता है, तो मैग्नीशियम की फर्स्ट और सेकंड में से कौन ज्यादा होना चाहिए? सेकंड ज्यादा होना चाहिए। नियॉन की फर्स्ट और सेकंड में से कौन ज्यादा होना चाहिए? सेकंड ज्यादा होना चाहिए। कार्बन के फर्स्ट और सेकंड में से कौन ज्यादा होना चाहिए? सेकंड ज्यादा होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट हो, किसी भी सेम एलिमेंट के सक्सेसिव आईपी का वैल्यू हमेशा बढ़ेगा। तो फर्स्ट आईपी कभी भी सेकंड आईपी से कम नहीं है, मतलब कम ही होगा, ज्यादा नहीं हो सकता। कब? जब सेम एलिमेंट की बात हो रही होगी। कोई भी एलिमेंट हो, फर्स्ट और सेकंड में से उसका सेकंड ही ज्यादा होगा। कोई भी एलिमेंट हो, फर्स्ट और सेकंड में से सेकंड ही ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट आईपी की बात करोगे और इसकी सेकंड आईपी की बात करोगे तो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट की कैटेगरी आ जाएगी, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसका मतलब है जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो आई भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी कैटेगरीज को समझने के बाद दो कैटेगरी के क्वेश्चन बचते हैं, और वो कैटेगरी कौन कौन सी बेटा? एक तो दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप, जो कि ये केस था, और एक रैंडम वाला केस। आइए उस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आईपी फॉर, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आईपी फॉर, determine the correct order of IP for ठीक है। अब केस आपके सामने कौन सा लिखा है बेटा? ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन। ध्यान सुनिएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, पहली बात इसको देखकर पहचानिए कि ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन, क्योंकि जब तक अपन टाइप नहीं पहचान पाएंगे ना तब तक कोई मजा नहीं आएगा। क्या ये दो लगातार आने वाले पीरियड और दो लगातार आने वाले ग्रुप है या नहीं है बेटा? है। ये हमेशा ध्यान रखो, ये तीन केस आपके सामने लिखे, यही रेडियस में लिखे गए थे, यही आई में लिखे जा रहे हैं, यही ई में लिखे जाएंगे और यही ईएन में लिखे जाएंगे। ठीक है, आप देखो यहां पर ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स है बेटा ये, और ग्रुप 16 और 17 में अगर मैं बात करूं पीरियड्स की तो ये सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। ये ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर जो कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है पहले उसके ऊपर बात करते हैं, फिर ऑर्डर बनाएंगे। ध्यान सुनिएगा, याद करें, दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप पी ब्लॉक के अगर आते हैं तो रेडियस में हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया था? क्या लगाया था? शेल नंबर। क्या लगाया था? यहां पर भी वही फैक्टर लगेगा। कौन सा फैक्टर? शेल नंबर। पहले स्टेटमेंट एक बोल दे रहा हूं, इसी के आजू बाजू में लिख लेना कहीं पर भी जहां भी जगह हो, नोट बना के। फॉर एलिमेंट्स ऑफ टू एडजेसेंट पीरियड एंड टू एडजेसेंट ग्रुप्स, फॉर एलिमेंट्स ऑफ टू एडजेसेंट पीरियड एंड टू एडजेसेंट ग्रुप्स, for elements of two adjacent period and two adjacent groups, use shell number. For elements of two adjacent period and two adjacent groups, use shell number. मतलब दो एडजेसेंट पीरियड और दो एडजेसेंट ग्रुप के एलिमेंट्स अगर आते हैं पी ब्लॉक के, है ना, तो आपको क्या यूज करना है बेटा? शेल नंबर। आइए इसके ऊपर बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मुझे बताइए, सेकेंड पीरियड के जो दोनों एलिमेंट है इनमें कितने शेल होंगे बेटा? दो। और थर्ड पीरियड के जो दोनों एलिमेंट है इसमें कितने शेल होंगे? तीन। बेटा दो शेल वालों का साइज छोटा और तीन शेल वालों का साइज बड़ा। जिसका साइज छोटा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल तो मुश्किल काम को कराने के लिए एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा। मतलब इन दोनों की आई ज्यादा और इन दोनों की आई कम। अच्छा अब इनको बताओ, क्या ये दोनों लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड है कि नहीं है बेटा? है। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आई बढ़ती की कम होती है? बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट आई बढ़ती है, तो ऑर्डर आपके सामने है। अच्छा मुझे बताओ, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NP4, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NP5। हम ये जानते हैं दो कॉन्फ़िगरेशंस में एक्सचेंज होता है, कौन कौन सी? S2P1 और P3P4। ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? P4 और P5। P3P4 होता तो एक्सचेंज हो जाता, P4 P5 में कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। अच्छा मुझे बताओ, इससे एक बात समझ में आई, इन दोनों का आई ज्यादा है, इन दोनों का आई कम है। मतलब कम कौन है बेटा? सल्फर क्लोरीन कम है, और उनसे ज्यादा कौन है बेटा? ऑक्सीजन फ्लोरीन का वैल्यू उनसे ज्यादा है।
अच्छा मुझे बताओ सल्फर क्लोरीन में मिनिमम किसका है? सल्फर का। इसको रीड करना सीखे, है ना। सल्फर क्लोरीन में मिनिमम किसका है? सल्फर का। उससे ज्यादा किसका है? क्लोरीन का। इन दोनों से ज्यादा ऑक्सीजन फ्लोरीन का। अब ऑक्सीजन फ्लोरीन में बताइए कम किसका है? ऑक्सीजन का। और ज्यादा किसका है बेटा? फ्लोरीन का। तो ये आ जाएगा ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आइए इसके बाद बात करते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर पे। मुझे बताइए ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, एलिमेंट आ गया बेटा सेकेंड पीरियड का, एलिमेंट आ गया बेटा थर्ड पीरियड का। यहां पर एलिमेंट है नाइट्रोजन, यहां फॉस्फोरस, यहां ऑक्सीजन, यहां सल्फर। ये बात बताओ, अगर दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप के एलिमेंट आते हैं पी ब्लॉक के, और आई का क्वेश्चन है कौन सा फैक्टर लगाना है? शेल नंबर। इनके अंदर कितने शेल है बेटा? दो। इनके अंदर कितने शेल है? तीन। जिसके अंदर शेल कम है उसका आई क्या होगा? ज्यादा। और जिसके अंदर शेल ज्यादा है उसका आई क्या होगा? कम। अच्छा मुझे बताइए लेफ्ट टू राइट जाने पर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, लेफ्ट टू राइट जाने पर आई बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या ये P3 और ये P4 है कि नहीं है? है। तो जहां एक्सचेंज होना है ना वहां तो एक्सचेंज होगा ही होगा। तो मुझे बताइए P3 P4 में P3 ज्यादा, P3 P4 में P3 ज्यादा। बताइए सबसे कम दोनों में, ये दोनों कम है, और इन दोनों में भी कम किसका है बेटा? सल्फर का। सल्फर से ज्यादा फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस से ज्यादा ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन का। ये ऑर्डर आ जाएगा। एक और होता तो स्पून बन जाता। ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, मुझे बताइए एलिमेंट कौन कौन से पीरियड के बेटा? सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के। एलिमेंट कौन आ रहा है? कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। अच्छा मुझे बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? Np2। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Np3। क्या P2 P3 में कोई एक्सचेंज होता है क्या? नहीं। तो इसमें कोई एक्सचेंज नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड, अगर दो एडजेसेंट पीरियड और ग्रुप का केस है, तो सेकंड वालों का आई क्या होगा? ज्यादा। और थर्ड वालों का आई क्या होगा? कम। और लेफ्ट टू राइट जाने पर आई बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर आई बढ़ेगा। मिनिमम कौन आ गया? सिलिकॉन। ये ऑर्डर आ जाएगा, नोट डाउन करिए इसे। आगे बढ़ते हैं लास्ट केस पर, रैंडम वाले केस पर। तो कल आपका मॉड्यूल डिस्कशन रहेगा, ठीक है। सुबह 9 से 10 ऑनलाइन डिस्कशन रहेगा। तो आप इत्मीनान से घर से देख सकते हैं अपनी स्वेच्छा के अनुसार, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको लिंक वगैरह शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, इस पे आ जाना, इस पे ज्वाइन कर लेना भाई। जिसको सेशन वेशन देखना होगा तो कर लेना, वरना कोई परेशानी नहीं, अगले साल कर लेना, तो उसके अगले साल कर लेना, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तो कल 9 से 10 सेशन रहेगा आपका ऑनलाइन डिस्कशन का, उसके आगे फिर क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। है ऑनलाइन है बेटा, ये घर पहुंच सेवा। और टेस्ट आपका जो सैटरडे को होना था वो संडे को होगा। सैटरडे को ईद की छुट्टी है, ठीक है। तो इसीलिए टेस्ट संडे को होगा, तो इसीलिए कल क्लास रखी जाएगी ताकि हफ्ते में 2 दिन का नुकसान ना हो, है ना। इसीलिए मतलब ऑनलाइन रहेगी, ऑफलाइन नहीं आना, पर ये इसके ये डिस्कशन के बाद क्लास कंटिन्यू कर लेंगे हम। क्या बेटे? कोई जरूरत नहीं, घर से। आराम से उठना, 8:30 बजे सो। है कोई बात नहीं बेटा, अगले साल देख लेंगे। है हाँ वही होगा बेटा। चलो बेटा ना, अब ये सारे जो केसेस हैं
किसी एक को जिसको भी मिल जाए वो बाकी आपस में देख लेना, शेयर कर लेना ना बेटा। चलिए अब आगे बात करते हैं इसमें। ये केस हो जाने के बाद आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस पे। अगला टाइप का जो क्वेश्चन हमें समझना है, जो कैटेगरी हमें समझना है, पहले मैं केस समझाता हूं आपको वो है क्या। देखो जनरली क्या होता है, जरा ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को जरा आइडेंटिफाई करिए, बोरॉन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर। मुझे बताइए इस केस को देखकर पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि केस को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है एग्जाम में, क्योंकि जब तक आप केस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे लॉजिक क्या लगाना वो समझ नहीं आएगा। जरा देखो बोरॉन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्या ये चारों सेम पीरियड के हैं क्या? क्या ये सेम ग्रुप के हैं क्या? नहीं, चार्ज इन पे है नहीं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक और डिफरेंट स्पीशीज तो ये होने से रहे, ठीक है। अब दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप का भी ये केस नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 13 है, ये ग्रुप नंबर 15 है, ये ग्रुप नंबर 16 है, ये ग्रुप नंबर 17, चार ग्रुप आ गए यहाँ। तो हमें तो दो ही ग्रुप चाहिए थे, तो इसका मतलब ये केस किस में जाएगा? रैंडम की कैटेगरी में। और रैंडम की कैटेगरी में एक ऑर्डर बता रहा हूं आपको, ऑर्डर बता रहा हूं आपको। ऑर्डर क्या है? मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल। कि मेटल से ज्यादा आई किसका होता है? मेटलॉइड का। और मेटलॉइड से ज्यादा आई किसका होता है? नॉन मेटल्स का। अब जब भी रैंडम क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है और इसी लॉजिक से सॉल्व करना है। होता क्या है, जब ये क्वेश्चन आता है रैंडम वाला केस, तो मैंने आपको बोला ना बच्चे के दिमाग में दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो जेड इफेक्टिव और एक शेल नंबर या रेडियस। आप इस पे रेडियस या शेल नंबर लगाने चले गए तो अगले साल यहीं पाए जाओगे। बात समझ लेना, ठीक है ना। आपको शेल नंबर कब लगाना है और कब नहीं लगाना है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और मैंने आपको बोला हुआ है कि शेल नंबर कब लगता है? जब डाउन द ग्रुप सेम ग्रुप होता है, और या फिर जहां मैं बता दूं, और मैंने आपको कहां बताया इससे पहले वाले केस में, केस नंबर 5, दो लगातार पीरियड, दो लगातार ग्रुप का क्वेश्चन है, तो भी आप किससे सॉल्व कर सकते हो? शेल नंबर से। यहां पर ये एडजेसेंट पीरियड है ग्रुप या सेम ग्रुप नहीं है, इसलिए शेल नंबर नहीं लगेगा। शेल नंबर नहीं लगेगा तो कौन सा फैक्टर लगाना है बेटा? मेटलॉइड, मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल। मुझे एक बात बताओ, बोरॉन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, पीरियोडिक टेबल में ये दोनों सेकंड पीरियड में है, ये दोनों थर्ड पीरियड में, ये ग्रुप 13 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है। इनमें से चारों में से देख के बताओ, क्या आप इनमें से मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल छाट सकते हो क्या? क्या बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते, याद है आपको? अच्छा बताओ, बालिका इसमें से क्या है बेटा? मेटलॉइड। मेरे हिसाब से मेटलॉइड है, एनसीईआरटी के हिसाब से नॉन मेटल। पर ये क्वेश्चन तो आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप इसको मेटलॉइड मान के सॉल्व करोगे, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये दोनों जो क्वेश्चन आपके सामने, ये AIEEE में आए हुए क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो ये कैसा है बेटा? मेटलॉइड। एनसीईआरटी इसको क्या मानता है? नॉन मेटल। एग्जाम में क्वेश्चन आया बोरॉन मेटलॉइड है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल है। लेकिन अपन जब भी इसको क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो अपने को हमेशा इसको एक्यूरेट प्रॉपर्टी से मानना है, और वो क्या होती है? मेटलॉइड। अच्छा मुझे बताओ, ये मेटलॉइड है और ये तीनों क्या है? नॉन मेटल। अब मेटलॉइड और नॉन मेटल में से बताइए किसकी आई कम होगी और किसकी आई ज्यादा होगी बेटा? मेटलॉइड की आई कम और नॉन मेटल की आई ज्यादा। तो इन चारों में से जो मेटलॉइड है ना, उसकी आई सबसे कम हो गई, और बाकी तीनों नॉन मेटल कौन कौन? फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन की आई क्या है? उससे ज्यादा। अब ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, सर तीनों नॉन मेटल है। तो अब इनको कैसे कंपेयर करें? तीनों में से कोई ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा, कोई कम नॉन मेटेलिक होगा। जो जितना ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा उसका आई उतना ज्यादा। अब एक बात बताओ, कैसे पता चलेगा कौन मेटालिक है कौन नॉन मेटालिक है? तो एक बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, आगे पढ़ोगे भी इसको, आज के लेक्चर में ही आ जाएगा, लेकिन पहले से भी पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, और पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। अब इस पे समझते हैं, ध्यान सुनना। लेफ्ट टू राइट जाने पर कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है? नॉन मेटालिक। कैसे पता चलेगा? याद करो बालिका, सीता, गीता। बालिका, सीता, गीता के इधर कौन होता है? मेटल, इधर कौन होता है? मेटलॉइड, और इधर कौन होता है? नॉन मेटल। पीरियड में आप जब लेफ्ट टू राइट आ रहे हो तो इधर कौन आ रहा है? मेटल, इधर कौन आ रहा है? मेटलॉइड, इधर कौन आ रहा है? नॉन मेटल। तो जब आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हो तो कौन मिल रहा है? नॉन मेटल। इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो बताइए इन तीनों में से सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन होगा? फ्लोरीन। जिसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा, उसका आई सबसे ज्यादा। तो ये तो मेटलॉइड की वजह से पीछे चला गया, और इन तीन नॉन मेटल में से सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन है बेटा? फ्लोरीन। आगे अब फास्फोरस और सल्फर में से ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन होगा? सल्फर। कौन होगा? सल्फर। लेकिन क्या ये दोनों एक 3p3 और एक 3p4 है या नहीं है बेटा? है। जब भी p3 और p4 आएगा, जहां एक्सचेंज होना है वहां एक्सचेंज जरूर होगा, और इसलिए यहां पर सल्फर चला जाएगा पीछे और फास्फोरस कहां चला जाएगा? आगे। ये इसका एग्जैक्ट ऑर्डर बन के आएगा। तो ध्यान रखना, इन दोनों में एक्सचेंज क्यों हुआ है? p3 p4 की वजह से।
आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करा, सेकंड पे आते हैं। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सल्फर, आर्गन। जरा इनको ध्यान से देखिए। क्या ये सारे एलिमेंट सेम ग्रुप के हैं? क्या नहीं। क्या ये सेम पीरियड के हैं? क्या नहीं। ना ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और ना ही ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है। फिर अब कौन सा कैटेगरी बचता है? कैटेगरी बचता है या तो दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप, या फिर रैंडम। ये दो एडजेसेंट पीरियड और ग्रुप के भी नहीं है। ये ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 16 है। लगातार आ ही नहीं रहे, 2 और 16 तो बहुत दूर हो गए। इसका मतलब ये रैंडम की कैटेगरी में जाएगा। अब रैंडम की कैटेगरी में जाएगा तो क्या कॉन्सेप्ट लगाना है बेटा? मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल। क्या इनमें से आप मेटल को पहचान सकते हो? कौन है? ये दोनों मेटल है। कैसे पहचाना मेटल है? एस ब्लॉक। कौन से ब्लॉक के? पूरा एस ब्लॉक, पूरा डी ब्लॉक, पूरा एफ ब्लॉक क्या होता है? मेटल। और सल्फर और आर्गन, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते के राइट हैंड साइड में आते हैं। ये मतलब ये क्या है? नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में से किसकी आई कम होगी? मेटल की। मेटल और नॉन मेटल में से किसकी आई कम होगी? मेटल की। तो इसका मतलब है कैल्शियम और स्ट्रोंशियम ऑर्डर में पीछे आएंगे और सल्फर और आर्गन ऑर्डर में आगे आएंगे। अच्छा मुझे बताओ, अब ये दोनों पीछे आ गए, पर अब इन दोनों में कंपेयर करना है। क्या कैल्शियम और स्ट्रोंशियम दोनों मेटल है कि नहीं है बेटा? है। अच्छा बताओ, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम क्या एक ही ग्रुप में आते हैं क्या? और डाउन द ग्रुप जाने पर आई कम होता है। इनमें से बताइए ज्यादा आई किसकी होगी? कैल्शियम की ज्यादा और स्ट्रोंशियम की कम। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना रहे तो कम से ज्यादा पे जमा दिया। और बेटा सल्फर और आर्गन के बारे में देखो, क्या ये दोनों सेम पीरियड के हैं या नहीं है? बेटा है। और सेम पीरियड में। ये तो इनर्ट गैस है बेटा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का तो आई बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर जो आई का ऑर्डर बन के आ जाएगा वो कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। मान लो लिथियम दिया, सिलिकॉन दिया और आयोडीन दिया। तो बताइए इसमें लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s1, इसका होता है 3p2 और इसका होता है बेटा 5p5। मुझे बताइए इनमें से किसकी आई कम और किसकी आई ज्यादा? ये आई का ऑर्डर क्या बनेगा? लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? बताइए क्या है? क्यों रहेगा? क्योंकि ये है रैंडम केस, मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल। अब इसमें अगर किसी ने शेल नंबर लगा दिया, यही पाया जाएगा। क्योंकि मैंने बोला शेल नंबर कहां लगाना है ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चा क्या सोचेगा, इसमें तो दो ही शेल है, तो इसका आई तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा तो यही दिखेगा आपको, ये 3 वाला, ये 5 वाला। तो बच्चा सोचेगा सबसे आसानी से तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। शेल नंबर वाला केस कब लगाना है? जब सेम ग्रुप हो और या फिर दो एडजेसेंट पीरियड और दो एडजेसेंट ग्रुप हो, तभी शेल नंबर लगाना। वरना ऐसे रैंडम वाले केस में कभी भी शेल नंबर मत लगाना। सिर्फ क्या लगाना है? मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल। और इवन याद करो, आपको ये शेल नंबर कभी भी हकीकत दिखाएगा ही नहीं। हमने क्वेश्चन भी करा था लिथियम और आयोडीन के रेडियस का, और उसमें मैंने बोला था लिथियम का साइज बड़ा होता है क्योंकि इसके लिए मेटालिक रेडियस निकलेगा और इसके लिए कोवेलेंट रेडियस निकलेगा। तो आपको भले इसके दो ही शेल दिख रहे हैं, लेकिन ये दो शेल होने के बावजूद भी साइज में आयोडीन के मुकाबले बड़ा है बेटा। कलियर? नोट डाउन बेटे। चले
अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां पर तो आई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमने करने थे ऑर्डर से रिलेटेड वो हो गए। अब अगले केस पर चलते हैं और अगला केस क्या है बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ आयनेशन एनर्जी। ध्यान सुनिएगा, एप्लीकेशंस ऑफ आयनेशन एनर्जी में 4 एप्लीकेशंस हमको पढ़नी है इससे रिलेटेड, तो उन 4 एप्लीकेशंस की बात करता हूं। ध्यान सुनिएगा, पहला एप्लीकेशन क्या है? पहला एप्लीकेशन है बेटा मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। अगर हम बात करें मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की, ध्यान सुनना, ये बात बताओ मेटल का कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का कि लूज करने का? लूज करने का। मान लो आपको दो स्पीशीज बोले, मैंने बोला एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है, और मैंने बोला इसको जरा सी एनर्जी देता हूं, मतलब कम आई देता हूं, और ये इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, और इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्या अपन ने थोड़ी सी दी तो बोले नहीं दूंगा इलेक्ट्रॉन और एनर्जी दे, तो इसने बोला नहीं अभी और एनर्जी दी, बोले नहीं अभी भी नहीं दूंगा इलेक्ट्रॉन और एनर्जी दे, फिर इसको बोला ले वापस दे दे इलेक्ट्रॉन, बोले नहीं नहीं और एनर्जी दे। तो ऐसे कैसे, एक तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और एक मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। मुझे बताइए दोनों में से इसको इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए कम एनर्जी चाहिए और इसको इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, दोनों में से जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, ए या बी? ए। और जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा। जो जल्दी या जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसी को तो क्या बोला जाता है, मेटल, ठीक है। अब एक बात समझो, इससे हमें यह समझ में आता है कि अगर किसी का आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या रहेगा, ज्यादा। इसका मतलब है दोनों का रिलेशन देखो, डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है बेटा, इनवर्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि metallic character is inversely proportional to ionization energy। अब देखिए आइए इसको एग्जांपल के फॉर्म में समझते, ग्रुप के फॉर्म में समझते। हम लोग एग्जांपल के फॉर्म में क्या ले रहे हैं बेटा, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 क्या कहलाता है बेटा, अल्कली मेटल है, लीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन मस्ट बी पोजीशनड सेपरेटली, हाइड्रोजन मस्ट बी पोजीशनड सेपरेटली, तो उसको मैं यहां नहीं ले रहा हूं, हम बाकी एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, यहीं तक ले रहे हैं। फ्रांसियम भी रेडियो एक्टिव है, जैसे एंटी रेडियो एक्टिव है। अब आइए टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा कि कम होगा बेटा, बढ़ेगा, और रेडियस बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी लगातार कम हो जाएगी। अच्छा, इसकी आई ज्यादा है और इसकी आई कम है, तो मुझे बताओ ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। इसका मतलब जैसे जैसे अपन नीचे जा रहे हैं ना, जैसे जैसे अपन नीचे जा रहे हैं ना, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है। ये मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा है, और जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका मेटालिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसका मतलब है टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाने पर मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नोट करिए इस एप्लीकेशन को, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशन नंबर 2 पे। तो पहला एप्लीकेशन यही है कि टॉप टू बॉटम जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। अभी देखो थोड़ी देर पहले, इधर ध्यान दो, मैंने आपको यह बात बोली थी, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और टॉप टू बॉटम जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। ये वही बात है, जब भी आप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाएंगे, फिक्स कर लो दिमाग में, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, देखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा ना दो कौड़ी की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है, क्योंकि आगे चैप्टर के एंड में हमें एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ना होता है, और उसमें यही प्रॉपर्टी काम में आएगी आपको। तो इसीलिए बिल्कुल दिमाग में फिट रखें, टॉप टू बॉटम जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। चले बेटा ना, अब ये
फैक्टर को लिखने के बाद, इस एप्लीकेशन को लिखने के बाद इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं बोल देता हूं, लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? पहला ऑप्शन लिखेंगे लिथियम, ELP मिलेगी क्या आप लोगों को? लिथियम। अगला लिखे सोडियम, अगला लिखे पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और लास्ट ऑप्शन सीजियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम। एक बात समझेंगे अब यहां पर कि ये क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। ये बात बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो सामने वाले को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज, और सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस। तो सामने वाले को रिड्यूस करने वाले को बोला जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन जो सामने वाले को रिड्यूस करेगा वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। अब एक टर्म बता रहा हूं इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में। देखो, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की कई डेफिनेशंस होती है, जैसे गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे कई सारी प्रॉपर्टीज होती है। अगर मैं बात करूं तो एक टर्म मैं आपको बता रहा हूं, वो है लियो सेसगर। क्या है बेटा? लियो सेसगर। लियो शेर का नाम है, क्या नाम है? शेर का, और शेर गुर्रा रहा है, गुर्र ऐसे, ठीक है ना? तो लियो सेसगर ऐसे याद करेंगे। अब ये लियो सेसगर क्या है? लियो का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ठीक है, तो ये अपने को कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में डिफिकल्टी आए कि भाई किसको इलेक्ट्रॉन के गेन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, कि इलेक्ट्रॉन के लॉस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, कि किसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, कि किसको रिडक्शन बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये टर्म आपको पता होना चाहिए, ये तरीका आपको याद होना चाहिए, लियो सेसगर। अब मुझे बताओ, यहां पर इधर देखो, टॉप टू बॉटम जा रहे हो, तो टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो काम किसकी तरह करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब मुझे बताओ, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, इनमें से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, सीजियम, और जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, सीजियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? आंसर कौन सा हो गया, सीजियम। अच्छा, जो क्वेश्चन आपने लिखा है ना, उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, उसके आगे एक पॉइंट और लिख लेना, इन गैसियस मीडियम। एक और क्वेश्चन ऐसा करेंगे अभी अपन, यहां पर क्वेश्चन में लिख लेना पूरा जो क्वेश्चन लिखा था लास्ट तक, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन गैसियस मीडियम, इन गैसियस मीडियम, है ना। इसका जो आंसर अभी आपने लिखा है, आंसर लिखने के बाद बाजू में नोट बना के लिख लेना, इन गैसियस मीडियम यूज IE, इन गैसियस मीडियम यूज IE। जब भी रिड्यूसिंग एजेंट का क्वेश्चन आए और गैसियस मीडियम पूछा हो तो आपको IE से देखना है। जिसका I कम वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ऑक्सीडेशन, और जिसका जितनी जल्दी ऑक्सीडेशन होगा वो उतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? Which of the following is strongest reducing agent in aqueous medium? Which of the following is, which of the following is strongest reducing agent in aqueous medium? ऑप्शन वही चारों हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सीजियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सीजियम। अब इस बार जो आंसर होगा ना बेटा, वो आंसर हो गया लिथियम। टिक करेंगे लिथियम, आंसर टिक करेंगे लिथियम, और बाजू में लिखेंगे नोट बना के, इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम यूज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इन एक्वस मीडियम यूज
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इन एक्वस मीडियम यूज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ब्रैकेट में ECS, शॉर्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ECS बोला जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या ECS है ना, इसकी कहानी क्या है, इस पे अभी हमने ना कुछ पढ़ा है ना अभी हम इसके बारे में कुछ पढ़ रहे हैं। इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको जब हम S ब्लॉक पढ़ रहे होंगे, तब तक बस ये क्वेश्चन आपकी कॉपी में रहना चाहिए। जब मैं S ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो मैं खुद आपको यहां पर लेके आ जाऊंगा कि भाई पीरियोडिक टेबल में ऐसा क्वेश्चन कराया गया था। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। आपको रिड्यूसिंग एजेंट पूछा गया है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करे। गैसियस फॉर्म में जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करने का प्रॉपर्टी किससे डिसाइड होगा? IE से, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए डिफाइन होता है? गैसियस के लिए ना, आइसोलेटेड गैसियस एटम। लेकिन जैसे ही एक्वस फॉर्म बोल दिया तो एक्वस फॉर्म में आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है और वो कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे आप 9th 10th में, खासकर 10th की बात कर रहे हैं, 10th में आप पढ़ते थे कि रिएक्टिविटी सीरीज, कि ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। वैसे ही एक्वस मीडियम में कौन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है या कौन किसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, या एक्वस मीडियम में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और किसकी रिएक्टिविटी कम है, ऐसी एक सीरीज होती है। उस सीरीज का नाम क्या है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप फिजिकल केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन तब तक आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं हुआ होगा, तो मैं आपको खुद ही S ब्लॉक में पढ़ा दूंगा, क्योंकि हमें वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए तब तक मान ले कि एक्वस में बस आपके दिमाग में एक बात आ चुकी है कि अगर गैसियस मीडियम का क्वेश्चन आएगा तो किससे सॉल्व करते बेटा? IE से। और अगर एक्वस मीडियम पे क्वेश्चन चला गया तो दुनिया का कोई और कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का काम में आएगा, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा होता है बेटा? ECS। अब ये ECS क्या है, कैसे है, क्यों नहीं है, वो सारी बातें S ब्लॉक के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आता हूं सेकेंड नंबर के एप्लीकेशन पे, ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड नंबर का जो एप्लीकेशन है बेटा, वो है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ये बात बताओ, कोई भी चीज ज्यादा रिएक्टिव कब होगी? जब उसमें खुद का कैरेक्टर ज्यादा होगा कि कम होगा? सोचो आराम से। अबे आदमी ज्यादा रिएक्टिव कब होगा? जब आदमी का गुण ज्यादा होगा कि कम होगा? कम क्यों होगा बे? कौन सी दुनिया से आए हो? अबे कोई चीज ज्यादा रिएक्ट कब करेगी? जब खुद का कैरेक्टर ज्यादा होगा तभी तो रिएक्ट करेगी। बैट्समैन ज्यादा रन कब बनाएगा? जब बैट्समैन होने के गुण ज्यादा होंगे कि बॉलर होने के गुण ज्यादा होंगे? बैट्समैन होने के गुण ज्यादा होंगे। कोई भी चीज ज्यादा रिएक्टिव कब होती है, ज्यादा विस्फोटक कब होती है? जब उसमें खुद का कैरेक्टर क्या हो? ज्यादा। अब एक बात समझे, हमें यहां पर किसकी रिएक्टिविटी पढ़नी है? मेटल्स की। मेटल ज्यादा रिएक्टिव कब होगा? जब उसमें मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? मेटालिक। किसी भी चीज की रिएक्टिविटी ज्यादा तब होती है जब उसमें खुद का कैरेक्टर ज्यादा हो। ये बात दिमाग में फिट कर लीजिए। किसी भी चीज की ज्यादा रिएक्टिविटी कब होगी? जब उसमें खुद का कैरेक्टर ज्यादा हो। मेटल ज्यादा रिएक्टिव कब होगा? जब उसमें मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। और नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव कब होगा? जब उसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब मुझे बताओ, अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की बात कर रहे हैं तो मेटल्स को ज्यादा रिएक्टिविटी कब दिखाने का प्रॉपर्टी मिलेगा? जब उसमें खुद का कैरेक्टर ज्यादा होगा। और मेटालिक कैरेक्टर कहां ज्यादा होता है? लेफ्ट टू राइट ज्यादा होता है कि टॉप टू बॉटम ज्यादा होता है? टॉप टू बॉटम। अभी पिछली स्लाइड में यही तो बात करी हमने कि टॉप टू बॉटम जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। इसमें खुद का कैरेक्टर कम है और इसमें खुद का कैरेक्टर ज्यादा है, तो इनमें से ज्यादा रिएक्टिव लिथियम होगा कि सीजियम होगा? सीजियम होगा। यही बात अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल is inversely proportional to ionization energy। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि बेटा अगर I कम है, ध्यान सुनना, I कम है तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, और मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल भी ज्यादा है। तो I कम होगा, IE कम होगा तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो मेटल की रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि खुद में खुद का कैरेक्टर ज्यादा है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करता हूं, ध्यान सुनिएगा, और बहुत जबरदस्त बात है, दिलचस्प बात है, क्योंकि ये जो बात अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ है पीरियोडिक टेबल का। तो इसमें पैराग्राफ, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आना, इतनी बात सबको समझ में आ चुकी होगी। जिसको ना भी समझ में आए ध्यान रख लीजिए,
आपके पिछले 3 साल के पेपर में से एनसीईआरटी के बाहर से एक शब्द नहीं पूछा गया है, खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। तो मैं उसकी बात करूंगा, बाकी बाकी लोग अपना अपना बताएंगे, ठीक है। अब आते हैं ग्रुप 1 पे, ठीक है। तो ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। मुझे बताइए, पिछली स्लाइड में हमने ये देखा कि जब हम इसमें ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो आईई क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। आई डिक्रीज होता है तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और मेटल में खुद का कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो बताइए उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी, बढ़ेगी। तो क्या हम यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स बढ़ जाएगा? क्या ये बात सबको हजम हो रही है यहां पर, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, एनसीईआरटी में मैं जो बोल रहा हूं ना, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है पीरियोडिक टेबल का, वो पैराग्राफ क्या है, ध्यान सुनना। कंपेयर करा है अल्कली मेटल्स को और हेलोजन्स को। किस किस को कंपेयर करा है? अल्कली मेटल्स और हेलोजन। क्या ये अल्कली मेटल्स हैं या नहीं है बेटा? है, ये अल्कली मेटल्स हैं। और अल्कली मेटल्स के साथ कंपैरिजन किसका करता है? हेलोजन्स का, ग्रुप 17 हेलोजन्स का। और अभी हम हेलोजन्स को भी कंपेयर करेंगे, बट मैं पहले स्टेटमेंट बता दूं आपको क्या लिखता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बोलता है इन अल्कली मेटल्स ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप देयर रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, and in halogens on moving down the group their reactivity decreases। ये बात लिखा हुआ है पैराग्राफ के अंदर। अब आइए उसको समझते हैं। मुझे बताइए, ये वाला ग्रुप किसका है? मेटल का है कि नॉन मेटल का है? मेटल का। और हेलोजन कौन है बेटा? फिर कल बाहर आई आंटी, ये क्या है? नॉन मेटल्स है। अब अगर ये नॉन मेटल्स है तो ये ज्यादा रिएक्टिव कब होंगे? जब इनमें खुद का कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर इनमें खुद का कैरेक्टर बढ़ेगा तो ये मोर रिएक्टिव होंगे, और खुद का कैरेक्टर कम होगा तो ये लेस रिएक्टिव होंगे। मुझे बताइए, टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर, ये भी तो विदाउट कॉन्ट्रेक्शन वाला ही तो ग्रुप है। टॉप टू बॉटम जाने पर लगातार आई इसके जैसे डिक्रीज होगी, आई डिक्रीज होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। पर ये तो ग्रुप मेटल का है कि नॉन मेटल का? नॉन मेटल। तो इसको मेटेलिक से देखना सही नहीं है। आदमी को औरत के गुड़ से देखोगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा, तो इसको इसके गुड़ से देखेंगे। तो अपन इसको मेटेलिक कैरेक्टर से नाक देख के, अच्छा अगर मेटेलिक बढ़ रहा है, होगा ना ऐसे ही, ऐसा थोड़ी होगा कि इसका भी बढ़ा तो उसका भी बढ़ा, ऐसा नहीं होगा ना। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, 100% में से तो आएगा कैरेक्टर। अबे किसी में समझ जाओ, वैसे क्या मतलब है ना, हर चीज बोलना थोड़ी, समझ जाए अगर थोड़ा थोड़ा। अब इधर आओ, यहां पर मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम। अच्छा, नॉन मेटल्स में डाउन द ग्रुप जाने पर खुद का कैरेक्टर कम हो रहा है, और अगर किसी चीज में खुद का कैरेक्टर ही कम हो रहा है तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यही बात तो एनसीईआरटी लिखता है बेटा कि अल्कली मेटल में डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ता है, जबकि हेलोजेंस में डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी कम हो जाता है। नोट करिए इसे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखेंगे जो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट का भी है। वैसे आंसर तो अपन ने यहीं पे लिख लिया है, बट क्वेश्चन फिर भी लिख लेते हैं, कभी डायरेक्ट आ जाए।
चलिए बेटा ना क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, इसके ऊपर लिखना स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग order of reactivity, which of the following order of reactivity of alkali metals and halogens is correct on moving top to bottom in a group respectively, on moving top to bottom in a group respectively, पहला ऑप्शन लिखे इंक्रीजेस मतलब दोनों के बारे में बोल रखा है, अल्कली मेटल भी इंक्रीज हो रहा है और हेलोजन भी इंक्रीज हो रहा है। दूसरा लिखे डिक्रीजेस डिक्रीजेस। तीसरा ऑप्शन लिखे डिक्रीजेस इंक्रीजेस। और चौथा ऑप्शन लिखे इंक्रीजेस डिक्रीजेस। करेक्ट आंसर फोर्थ है इसका, है ना, इंक्रीजेस डिक्रीजेस। चले अभी यहां पर दो एप्लीकेशंस पे बात होगी बेटा हमारी। दो एप्लीकेशंस के बाद हमें बढ़ना है थर्ड एप्लीकेशन पे। वो थर्ड एप्लीकेशन क्या है, आइए उस पर बात करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। कि भाई कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल है। आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या टाइप पूछा जा सकता है उस पर बात करें तो देखो होता क्या है, एग्जाम में आपको 2 या 3 इक्वेशन दे दी जाएंगी। मतलब कोई एक एलिमेंट दे दिया जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम या एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम या फिर एबीसीडी करके कुछ दे दिया जाएगा और उसमें उनकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, जैसे +1, +2, +3, +4 ऐसे, और पूछेगा कि इस एलिमेंट के लिए इन सब ऑक्सीडेशन स्टेट में से ज्यादा स्टेबल स्टेट कौन सा है। ऐसे क्वेश्चंस में दो तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको आईई का वैल्यू दिया हुआ होगा और या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर आईई का वैल्यू नहीं दिया होगा। तो दोनों टाइप को हमें डिस्कस करना है इसके अंदर। तो आइए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले नॉर्मल डिस्कशन कर रहा हूं, ध्यान सुना। मान लो एक मेटल एम है और ये कौन से स्टेट में, गैसियस। सारा काम अपने आप गैसियस में चल रहा है, ठीक है ना। मान लो मेटल एम है और ये एम क्या कर रहा है कि ये एम को आपने कुछ एनर्जी दे दी, आयनाइजेशन एनर्जी 1, ठीक है, न्यूट्रल गैसियस था, I1 आपने दे दिया। I1 देने पर ये M से किस में चेंज हो जाएगा बेटा, M+ में। और जब ये I1 अब दे दिया आपने, कल हम क्या बात कर रहे थे, I1 देने का ऑर्डर डिसाइड कर रहे थे। अब मैं क्या बोल रहा हूं, I1 दे दी है। अगर I1 दे दी तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बताइए इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है वो कितना आ रहा है, +1। दिख रहा है क्लियरली यहां पर। अच्छा, इसी मेटल को अगर मैंने I2 दे दिया तो क्या एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। और अब ये क्या बन जाएगा, M2+, और M2+ का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +2। और मान लो मैंने इसको एक और I दे दिया तो ये M+2 को एक और I देने पर, मतलब थर्ड आयनेशन एनर्जी देने पर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, M+3 पे। और ये इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, +3। अब आगे की बात समझते हैं। इस क्वेश्चन में आपको I का वैल्यू पहले से गिवन है, कुछ ना कुछ I का वैल्यू देगा, ठीक है। अब होता क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज निकालना होता है। क्या निकालना होता है, डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। सक्सेसिव आई कौन होती है, 1 और 2 सक्सेसिव है, 2 और 3 सक्सेसिव है, लेकिन 1 और 3 सक्सेसिव नहीं है। सक्सेसिव मतलब लगातार। तो आप मुझे बताइए डिफरेंस जब निकालोगे तो हायर माइनस लोअर। बेटा सक्सेसिव आई की वैल्यू बढ़ती है, 1 से ज्यादा 2 है, 2 से ज्यादा 3 है, तो जब 1 और 2 का गैप निकालूंगा तो 2 - 1, और जब 2 और 3 का गैप निकालूंगा तो 3 - 2, ये आ गया, ठीक है। इनमें से आप ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो। मान लो क्वेश्चन में 2 ही इक्वेशन दी तो फिर बस यही निकलेगा, और मान लो क्वेश्चन में ये 2 इक्वेशन दी तो यही 2 निकलेंगे, और मान लो क्वेश्चन में तीनों इक्वेशन दी तो ये भी निकाला जा सकता है और ये भी निकाला जा सकता है। दोनों को 1 बाय 1 चेक करेंगे। अब देखो यहां जो डेल्टा आई है ना, ये जो डेल्टा आई है ना, इसका मीनिंग क्या बताया मैंने, डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव
आयोनाइजेशन एनर्जीज। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। अब देखो, ये जो डेल्टा आई निकलेगा ना, इसका कुछ वैल्यू आएगा। क्या आएगा बेटा? कुछ वैल्यू। अब वो वैल्यू, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइंड है। क्या डिफाइंड है? स्टैंडर्ड वैल्यू। या तो ये डेल्टा आई 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आएगा, और या फिर ये वैल्यू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आएगा। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है। इफ डेल्टा आई इज लेस देन, स्टेटमेंट में लिखने के बजाय ऐसे लिख देते हैं, इफ डेल्टा आई इज लेस देन इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। ध्यान से सुनना, जब वैल्यू 11 से कम हो तो हायर स्टेबल होगा, और जब वैल्यू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, कम वाले केस में हायर स्टेबल होगा, और ज्यादा वाले केस में लोअर स्टेबल होगा। ऐसा क्यों होता है उस पर अभी डिस्कशन करते हैं, पर इस बात को दिमाग में पहले फिट करें कि जब डिफरेंस 11 और 16 दो वैल्यू है, जब वैल्यू 11 से कम होगी तो लोअर वाले में हायर स्टेबल होगा, और जब वैल्यू ज्यादा होगी 16 से तो हायर वाले में लोअर स्टेबल होगा। ध्यान सुनना, मैंने इसका फुल फॉर्म क्या बोला है? हायर बोला कि हाईएस्ट बोला? हायर बोला कि हाईएस्ट बोला? हायर बोला। और इसको लोअर बोला कि लोएस्ट बोला? लोअर बोला। इसका मतलब है ये कंपेरेटिव डिग्री है बेटा। कंपेरेटिव डिग्री मतलब क्या? अगर मैं I1 और I2 का गैप निकाल रहा हूं ना, ये वाला, तो इनमें से मुझे डिसाइड करना है कि कौन लोअर है और कौन हायर है। और अगर मैं 2 और 3 को कंपेयर कर रहा हूं तो इसमें से डिसाइड करूंगा कि लोअर कौन है और हायर कौन है। ऐसा मत करना कि आप गैप तो 2 और 3 का निकाल रहे हो, और 2 और 3 का गैप निकालने पर कौन स्टेबल आया? लोअर, और आपने बोल दिया 1। गैप किसका निकाला है? तो इन दोनों में से डिसाइड होगा कि कौन लोअर है और कौन हायर है। अगर गैप इन दोनों का निकल रहा है तो इन दोनों में से डिसाइड होगा कि कौन लोअर है और कौन हायर है, जिसका गैप निकाल रहे हो ना। वरना तो अपन हाईएस्ट बोल देते कि हाईएस्ट स्टेबल तो +3, लोएस्ट स्टेबल +1, फिर +2 कहां जाएगा? घंटी बजाने। आइए इधर बात करते हैं। सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि किसका गैप निकालोगे, वो अभी हम देखेंगे। और देखो तीसरा केस, यहां पर ये दोनों केस तभी आप कर पाओगे जब आपको आई का वैल्यू दिया हुआ होगा। पर मैंने बोला एक और क्वेश्चन बनता है जहां पर आई का वैल्यू देता ही नहीं है। इफ वैल्यू ऑफ आई इज नॉट गिवन, और इफ डेल्टा आई इज बिटवीन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, then use electronic configuration to determine stability of oxidation state। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल है, उसके लिए आपको देखना होगा। इसमें ध्यान से देख लो इधर, पहले लिखो ये सारा चीज जो बोर्ड पे लिखा है इसको लिखो, एक एक करके इसको समझते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या क्या है। एक एक केस को इंडिविजुअली स्टडी किया जाएगा।
लिख लिया बेटा सबने? फटाफट लिख लो उसको। चलिए ना, अब यहां पर ध्यान देना, ये जो सारे केसेस आपके सामने लिखे गए हैं, इनमें से जो केस नंबर 1 और 2 है, पहले इस पे बात करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जहां पर आई का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन होगा। आई का वैल्यू गिवन है तो उससे हम इसको जज करेंगे। जैसे मान लीजिए, मैं यहां पर हिंट के फॉर्म में आपको बता रहा हूं, मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है जिसके फर्स्ट आई का वैल्यू कितना दे रखा है 5, सेकंड आई का वैल्यू कितना दे रखा है 10, और थर्ड आई का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा 45। अब मुझे बताओ, अगर किसी, अभी आप मान लो ये एक ही एलिमेंट है और उसका ये i1 और i2 आपको दे रखा है केवल, है ना, इसको 45 को भूल जाइए, अभी ये i1 है i2 है। बेटा i1 के करस्पॉन्डिंगली जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो कितना आएगा +1, और i2 के करस्पॉन्डिंगली जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो क्या आएगा +2। अब मुझे बताओ, आपको बोला क्वेश्चन में कि एक एलिमेंट ए है जिसका i1 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, i2 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है? +1 स्टेबल है कि +2 स्टेबल है कि दोनों स्टेबल है कि दोनों स्टेबल नहीं है? इस तरह का क्वेश्चन आएगा। आप दोनों का क्या निकालोगे? डिफरेंस। ये डिफरेंस कितने का आएगा? 5 का। क्या ये 5 इस स्टैंडर्ड वैल्यू को देखो, 11 और 16 किस कैटेगरी में आ रहा है? ये 16 से ज्यादा है या 11 से कम है? बेटा 11 से कम है। ध्यान रखना, गैप देखना है। क्या देखना है? मान लो यहां पर 10 है और यहां 15 है, या यहां 10 है और यहां 20 है, तो बच्चे बाद में आते सर यहां तो 20 था, तो 20 तो 16 से ज्यादा होता है, और 20 से 16 से ज्यादा होता है तो लोएस्ट। अबे 20 नहीं देखना था, 10 और 20 का गैप देखना था। बात ध्यान रखना, क्या देखना है? गैप देखना है बेटा, गैप देखना है। मुझे बताइए, अभी इसमें जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, ठीक है, तो अभी आपके सामने 5 और 10 आ रहा है। 5 और 10 का गैप कितना है बेटा? 5। ये गैप क्या 11 से कम है या 16 से ज्यादा? बेटा 11 से कम है। और जब भी गैप कम वाला होगा तो स्टेट कौन सी स्टेबल होगी? ज्यादा वाली। इसका मतलब है यहां पर +1 और +2 में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? +2। लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन में आपको बोला कि किसी एलिमेंट ए के लिए IE1 का वैल्यू 10 है और I2 का वैल्यू 45 है। ये आपको 1 बोला और ये 2 बोला है, तो बेटा 1 के करस्पॉन्डिंगली जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो +1 आएगा, और 2 के करस्पॉन्डिंगली जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो +2 आएगा। अब मुझे बताओ, इस बार गैप 11 से कम है या 16 से ज्यादा है? बेटा 16 से ज्यादा। जब गैप ज्यादा होगा तो स्टेबल लोअर वाला होगा, और 1 और 2 में से लोअर कौन है बेटा? 1। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। अब बात यह आती है कि सर ऐसा होता क्यों है कि लोअर में वो स्टेबल, हायर में वो स्टेबल? उसके ऊपर बात करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन आपको लिखा देता हूं, क्वेश्चन लिखिएगा। फॉर एन एलिमेंट ए, for an element A, successive ionization energies are 5 electron volt, 10 electron volt and 45 electron volt. For an element A, successive ionization energies are 5 electron volt, 10 electron volt and 45 electron volt. Then determine its most stable oxidation state. Then determine its most stable oxidation state. Then determine its most stable oxidation state. ऑप्शंस लिखेंगे। पहला ऑप्शन +1, दूसरा ऑप्शन +2, तीसरा ऑप्शन +3, चौथा ऑप्शन बोथ +2 एंड +3। पहला ऑप्शन +1, दूसरा ऑप्शन +2, तीसरा ऑप्शन +3 और चौथा ऑप्शन बोथ +2 एंड +3। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। बेटा यहां पर आपके सामने कंडीशन सारी लिखी हुई है। एक बात देखिए, यहां पर IE1 का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा आपको? 5, ठीक है ना।
I1 का वैल्यू लिख दे रहा हूं मैं, कितना दे रखा है बेटा 5, I2 का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा 10, और I3 का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा 45। अब आपको क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव आई। बेटा सक्सेसिव आई का जब डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ दो सक्सेसिव आई है, तो पहले तो आप इन दोनों से सॉल्व करिए। इन दोनों का डेल्टा आई अगर आपने निकाला है तो वो कितना आएगा बेटा 5। अब मुझे बताओ ये गैप 11 से मतलब कम है या 16 से ज्यादा है बेटा? 11 से कम, तो इसमें कौन स्टेबल होगा, लोअर या हायर? हायर। हॉर्स स्टेबल होगा। अब वो हायर 1 2 3 में से किस किस में से देखना है? 1 और 2 में से। गैप इसी का निकालो, 3 को मत ले लेना। जिनका गैप निकाल रहे हो उन्हीं में से लोअर और उन्हीं में से हायर डिसाइड करना है। तो मुझे बताइए यहां से कौन स्टेबल आ जाएगा बेटा? +2 इज स्टेबल। अगला केस देखिए, अगला इसमें जब गैप निकालोगे तो वो गैप किस किस का निकाल सकते हो? इन दोनों का, ये भी तो सक्सेसिव है। और इसका गैप क्या आ रहा है बेटा? 16 से ज्यादा। 16 से ज्यादा आ रहा है मतलब यहां पर डेल्टा आई निकाल भी लेते हैं। बताइए इसके डेल्टा आई का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? 35। क्या ये 16 से ज्यादा है कि नहीं है बेटा? है। और इसमें कौन स्टेबल होगा? लोअर। पर लोअर किस में से डिसाइड कर रहा है? जिनका गैप निकाल रहे हो, जिनका गैप निकाल रहे हो उनमें से ये लोअर है और ये हायर है। तो बताइए कौन स्टेबल आएगा? लोअर। यहां से भी कौन आ रहा है बेटा? +2 इज स्टेबल। क्या दोनों से आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो आंसर कौन हो गया बेटा? +2 इज स्टेबल। +2 को टिक कर लीजिएगा। हालांकि ये 3 वाला क्वेश्चन आज तक कभी आया नहीं है, आता 2 का ही है, 2 एलिमेंट दे देता है, 2 आई देता है, गैप निकाल लीजिए। लेकिन कभी इनकेस 3 वाला बना दे तो इसी टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होगा जिससे दोनों से आंसर सेम ही आएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चले ना। अब ये केस 1 और 2 तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, पर ये केस 1 और 2 में ऐसा हुआ क्यों कि लोअर में हायर और हायर में लोअर स्टेबल है? पहले उसको बताता हूं, फिर केस नंबर 3 पे चलेंगे। ध्यान सुनिएगा बेटा, एक बात समझिए। मान लो एक एलिमेंट है और उसके लिए ये 3 गैप बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये इसके I1 का वैल्यू है मान लो, ये इसका I2 का वैल्यू है मान लो, और ये इसका I3 का वैल्यू है मान लो, ठीक है। अब बताओ मुझे यहां पर I1 और I2 का जो डेल्टा है, गैप है, वो कम है या ज्यादा है बेटा? कम है। और यहां पर बताइए जो I1 और 2 का गैप है वो ज्यादा है या कम है बेटा? ज्यादा है। अब आप सोचिए, अगर एलिमेंट यहां पर टिकता है तो उसका स्टेट कितना होगा? +1। यहां पर टिक जाता है तो स्टेट कितना होगा? +2। यहां पर टिक जाता है तो स्टेट कितना होगा? +3। मान लो एक एलिमेंट यहां पर है +1 में और उसको +2 में जाना है, +1 से +2 में जाना है, तो मुझे बताइए +1 से +2 में जाने के लिए एनर्जी का गैप ज्यादा है या कम है? कम एनर्जी आसानी से मिल जाएगी भैया। कंपैरिजन दो चीजों का चल रहा है, ज्यादा एनर्जी चाहिए और कम एनर्जी चाहिए। काम आसानी से कौन सा हो जाएगा? कम वाला। और इसीलिए इलेक्ट्रॉन को या एटम को 1 से 2 में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए जब गैप छोटा होता है तो लोअर और हायर में, जब गैप छोटा होता है तो लोअर और हायर में से कहां जाना आसान होता है? हायर पे, क्योंकि गैप कम है, यहां से वहां आराम से चला जाएगा। लेकिन जब गैप बड़ा होता है, जब गैप बड़ा होता है तो लोअर और हायर में से हायर पे जाना मुश्किल हो जाता है, और उस केस में एटम कहां पर टिक जाएगा बेटा? लोअर पे टिक जाएगा। इसीलिए जब गैप कम तो हायर पे चला जाएगा, और जब गैप ज्यादा तो लोअर पे रह जाएगा। और इसीलिए उल्टा होता है, जब गैप 11 से कम होता है तो गैप कम है तो इस पे जंप करना आसान है, क्योंकि इनका गैप छोटा है तो ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा मतलब हायर पे चला जाएगा। और जब गैप 16 से ज्यादा होगा तो ऊपर जाने पे मुश्किल है, हायर स्टेट पे जाना मुश्किल है, तो कहां पर टिक जाता है? लोअर स्टेट में टिक जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। इसी में अगला केस क्या है? अगर आई का वैल्यू दिया ही ना हो, और या फिर जो आई का वैल्यू दिया गया हो वो 11 और 16 के बीच में आ जाए। हालांकि ये जो 11 से 16 है ना, ये कभी हो नहीं सकता, लेकिन मार्केट में तरह तरह के प्राणी हैं, माथे पे कुछ कुछ लिखवा के घूमते हैं, तो वो ऐसा क्वेश्चन बना के दे देते हैं। तो इसीलिए समझ में आना चाहिए कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अपने को जो क्वेश्चन आएगा वो ये वाला आएगा। ये स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड सिर्फ ये दो होते हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान सुनना बेटा। एक बात बताओ, ये m+m+2 की बात कर रहा हूं। किस किस की बात कर रहा हूं? m+2 m+3। मुझे बताइए m+1 m+2 में क्या ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है कि नहीं है बेटा? है। बहुत जबरदस्त बात है, ध्यान सुनना। ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है। क्या मैं शुरू से एक बात बोलते आ रहा हूं कि डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट में क्या यूज करना है? Z इफेक्टिव, Z इफेक्टिव, Z इफेक्टिव। यहां क्या लिखा मैंने? ये पहली और आखिरी ऐसी जगह है
सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज में जहां जेड इफेक्टिव काम नहीं आता है। यहां पर कौन काम में आता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों नहीं काम में आता है? ध्यान सुनना, उसका कारण बताता हूं आपको। यहां पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी चेक करनी। स्टेबिलिटी डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन पे। स्टेबिलिटी कभी भी जेड इफेक्टिव पे डिपेंड नहीं करता। सर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये बेटे, मान लो सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम पे तो +1 भी आ सकता है, +2 भी आ सकता है, +3 भी आ सकता है, +4 भी आ सकता है। भाई सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं एक एक करके इसको 11 ही दे दूंगा, तो इसमें तो 11 चार्ज आ जाएंगे। मुझे बताओ सोडियम के 1 2 3 4 में से सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव किसका होगा? 1 2 3 4 में से 4 का। लेकिन सोडियम क्या +4 का आयन बनाता है क्या? कौन सा आयन बनाता है? क्यों बनाया? स्टेबल क्यों होना है? उसी पे क्यों स्टेबल हुआ? इनर्ट गैस। याद करिए, मैंने आइसो इलेक्ट्रॉनिक के समय आपको बोला था 2 10 18 36 54। कोई भी एटम उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या उतने ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसको गेन या लूज करने से उसको क्या मिल जाएगा? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब किसी भी आयन की, ध्यान से सुनना, किसी भी आयन की स्टेबिलिटी जो है ना, वो अट्रैक्शन पे, जेड इफेक्टिव पे डिपेंड नहीं करता है। आयन की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। जिस स्टेट में, जिस आयन के केस में +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4, जिस भी स्टेट में उसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस जैसा फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड हो जाए, वो कॉन्फ़िगरेशन उसकी क्या हो जाती है? स्टेबल। और उसी स्टेट में आयन भी क्या हो जाता है? स्टेबल। जैसे एल्यूमिनियम की बात करूं, एल्यूमिनियम +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, +6 है, ऐसे बहुत सारे आयन बना सकता है एल्यूमिनियम। लेकिन एल्यूमिनियम नेचर में +5 तो नहीं बनाता, क्या बनाता है? +3। क्यों बनाता है? क्योंकि +3 में उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाती है, इनर्ट गैस हो जाती है। तो ध्यान रखना, किसी भी सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूछा जाए ना, कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, कि +1 है, कि +2 है, कि +3 है, कि +4 है, कि +5 है, इसमें जेड इफेक्टिव काम नहीं करता। इसमें काम कौन करता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम करता है। आइए इसके ऊपर बात करेंगे। एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर aluminium +1, aluminium +2 and aluminium +3. Determine the correct order of stability for aluminium +1, aluminium +2 and aluminium +3. ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके सामने लिखे गए हैं। इन चारों ऑप्शंस को 1 बाय 1 चेक कर लीजिए और उससे आइडेंटिफाई करिए कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा और कौन कम स्टेबल होगा। क्यों होगा थर्ड वाला? थर्ड वाला। अच्छा मुझे बताओ, एल्यूमिनियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 13 +1 मतलब एक गया, एक गया, कितने बचे? 12। 12 का कॉन्फ़िगरेशन बताओगे क्या? आउटर मोस्ट शेल का 3s2, मैग्नीशियम जैसा है क्या ना? मुझे बताओ इसका क्या होगा? ये होगा 2p6। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है? ये है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इन दोनों को देखो जरा, इनमें से कौन फुलफिल्ड, कौन हाफ फिल्ड, क्या है या कुछ नहीं है? ये फुलफिल्ड है क्या? ये क्या है? फुलफिल्ड, फुलफिल्ड सबशेल, एस सबशेल पूरा भरा हुआ है। और ये क्या है? ये तो हाफ फिल्ड है ही नहीं। याद आ रहा है? हाँ, है ना? ठीक है। अब मुझे बताओ तीनों में से स्टेबिलिटी को अगर मैं कंपेयर करूं, तो बेटा कोई भी आयन सबसे ज्यादा स्टेबल कब होगा? इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन जो आपके सामने लिखी है, एक तो इनर्ट गैस है, एक फुलफिल्ड सबशेल है और एक अनस्टेबल है। बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल किसमें होगा? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में। मतलब इसमें इसकी स्टेबिलिटी दमदार, धमाकेदार, जोरदार।
यहां पर बताइए इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला। ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ये उससे कम स्टेबल, और ये तो निहायती अनस्टेबल। और इसीलिए ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी पे आएगा Al+3, उससे कम स्टेबल पे कौन आएगा, Al+1, और उससे कम स्टेबल पे कौन आएगा, Al+2। करेक्ट आंसर इज डी। फिर से बोल रहा हूं, Z इफेक्टिव मत लगाना कि +1 +2 +3 का ऑर्डर देख दिया और नाप दिया आपने। +3 तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये बात तो समझ में आ रही है, क्योंकि दोनों में इनर्ट गैस है। लेकिन इसके बाद 1 और 2 को भी तो कंपेयर करना है, और 1 और 2 में से +1 वाला ज्यादा स्टेबल है, +2 वाला कम स्टेबल है, क्योंकि ये फुलफिल्ड है, और इसको हाफ फिल्ड या अनस्टेबल मान लो, जो भी मान लो, दोनों कैटेगरी में ये पीछे ही जाएगा। किसी भी एलिमेंट की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल होगी, ये Z इफेक्टिव पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, कॉन्फ़िगरेशन। ये जो बात है ना, ये यहां पर तो अपन ने सिर्फ एक एग्जांपल पढ़ा है। अपने सिलेबस में जब अपन डी ब्लॉक पे जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, और उन डी ब्लॉक में हर एग्जांपल को आप किससे सॉल्व करोगे, कॉन्फ़िगरेशन से ही सॉल्व करोगे। वहां पर भी जैसे कॉपर +1 कॉपर +2, ज्यादा स्टेबल कौन है, कम स्टेबल कौन है। मैंगनीज का +2 +3 +4 +5 +6 +7, ज्यादा स्टेबल कौन है, कम स्टेबल कौन है। तो वहां पर जेड इफेक्टिव काम नहीं आएगा, वहां पर भी कौन काम में आएगा बेटा, कॉन्फ़िगरेशन ही काम में आएगा। और इसीलिए ये बात बस आपके दिमाग में भी फिट की जा रही है कि जब भी सेम एलिमेंट के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को आपको जेड इफेक्टिव से नहीं देखना होता है, किससे देखना होता है बेटा, कॉन्फ़िगरेशन से। नोट डाउन कर ले, ये आपका एप्लीकेशन नंबर 3 यहां पर कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, लिख लिया ये सबने? मॉड्यूल सॉल्व कर लिया है, लाए हैं? निकाल लो, चलो वो डिस्कस कर देते फटाफट थोड़ा बहुत। है? कोई बात नहीं, जो नहीं लाया कल कर लेंगे। है? रेडियस तक किया है? एक्सरसाइज 1 है ना, घर पे जाके जब आप सॉल्व करेंगे तो भाई IE तक तो सॉल्व करना ही है आपको, ये बात मान के चले, है ना। अभी इसमें से एक एप्लीकेशन नहीं हुआ तो उसका कहीं क्वेश्चन होगा, तो वो नहीं होगा बस आपसे, बाकी तो लगभग सब हो ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 104 तक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू के जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 है उसमें कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये हिस्ट्री वाला पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो आज तक कभी ना आए हैं ना आएंगे, ये पार्ट ही नहीं आपके सिलेबस है। यहाँ वाले एग्जाम में, यहाँ वाले में कुछ भी आ सकता है, यहाँ वाला तो मार्केट के हिसाब से बनता है बेटा, नीट के हिसाब से तो फिर लास्ट लास्ट में बनाते हैं, ठीक है ना। अभी तो मार्केट के हिसाब से चलता है। अभी चले क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ ले भाई। 9 से 15, 9 से 15 क्वेश्चन पूछने का रूल समझ लेना। आपने पूछा 14 तो 13 तक आने भी चाहिए, कानून कायदे हैं क्वेश्चन पूछने के। जैसे किसी ने पूछा 14, उससे पहले मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, तभी पूछे, क्योंकि वरना क्या होता है, एक ने पूछा 14, एक ने पूछा 15, एक ने पूछा 16, ऐसा पूरा मॉड्यूल सॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए ये कई वर्षों की गहन तपस्या के बाद पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे डिस्कस करना होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 तक किसी को कोई डाउट है? एक बार नंबर चला गया दोबारा नहीं आएगा, कोई बात नहीं, कल ऑनलाइन में जिनका नहीं हुआ, ठीक है। 14 आपको बोल रखा है, आउट ऑफ फर्स्ट 100 एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल। एक बात बताओ, टोटल कितने एलिमेंट दे रखे? 100। और 3D में सबसे पहला एलिमेंट कौन होता है? स्कैंडियम। टोटल आपको एटॉमिक नंबर दे रखे हैं 100, और यहां पर आता है पहला एलिमेंट 21, जहां पर सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर होता है? 3D में। मुझे बताओ, जैसे हाइड्रोजन में अगर एक बार 1s आ गया तो आगे हर एलिमेंट में 1s आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। वैसे ही
अगर आपको 3D देखना है, एक बार अगर 3D ने एंट्री ले ली तो आगे जितने भी एलिमेंट है उन सब में 3D आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इन सब में 3D आएगा और इनमें 3D नहीं आएगा। कितनों में नहीं आएगा? 20 में नहीं आएगा। 100 में से 20 हटा दो, बचे कितने? 80। इन 80 में 3D आएगा। यही पूछा गया है आपसे। तो टोटल आंसर कितना हो जाता है? 80। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में और कोई किसी को? 14, 15 बताओ क्या दिक्कत है बेटे? क्या लगाया? लॉजिक क्या लगाया? रूल याद है? रूल याद है क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक के रूल याद है कि नहीं है? नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं होगा बेटा, ऐसे नहीं होगा, है ना? मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। ऐसे अपन सिर्फ क्वेश्चन पूछ लेंगे, मेरे को बताने में कुछ नहीं, पर मैं बता दूंगा, उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। जब तक अपन रूल्स याद नहीं करेंगे ना, तो अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये अपनी बेवकूफी है बेटे। क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करने बैठे जब अपने को चीजें याद हो। याद करो, रूल्स को समझो, फिर अप्लाई करो। अप्लाई करते वक्त अब क्या मैं बता दूंगा, पर उससे आपको सीख नहीं पाओगे। आप जब खुद अटेम्प्ट करके आओगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आप कहाँ अटके थे, किस जगह पे अटके थे, उससे पता चलेगा ना कि अपने को आपके दिमाग में क्या थिंकिंग चल रही है। इसीलिए पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, उसके बाद पूछे, है ना? ऐसे नहीं कि बस कुछ भी पूछ लिया अपन ने। 16 से लेकर 20, 16 से लेकर 20 सॉल्व करा करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। एक बात ध्यान रखना, सिलेक्शन लेना है मतलब क्वेश्चन लगाने हैं। आप कॉपी को कितनी भी बार पढ़ लो और कितने भी सालों तक पढ़ लो, ये बात समझ लेना। आप ये नोट जो बना रहे हो ना, ये नोट्स आप 20 साल तक पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन आपका उसी साल होगा जिस साल आपने 30,000 क्वेश्चन पूरे साल में लगाए होंगे। कितने? उसके लिए रोज 100 क्वेश्चन लगाने होते हैं। सारे सब्जेक्ट मिलाते हैं, रोज 100 क्वेश्चन। जिस साल ये करोगे उसी साल सिलेक्ट होगे। अब वो चाहे ये साल हो, चाहे अगला साल हो, चाहे उसके अगला साल हो, चाहे उसके अगला साल हो। तो वरना हो सकता है नीट का वो भी आ जाए कि 2 साल 2 बार से ज्यादा एग्जाम नहीं दे सकते। आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा। तो उसी हिसाब से तैयारी करें। समझ गए? प्रपोजल तो इसी साल दे ही दिया है एनएमसी ने कि 2 या 3 अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो सोच समझ के काम करें। पुराना समय गया कि 7-7 8-8 बार दिए जा रहे हैं। मास्टर से ज्यादा बच्चे की उम्र है, दिए जा रहे हैं। एमएससी करके आ गए, फिर डॉक्टर बनने का सपना एकदम से जागृत हुआ, फिर आ गए, बोले सर डॉक्टर ही बनना है। सर डॉक्टर ने लताड़ के भगा दिया, आप डॉक्टर ही बनेंगे, बदला लेंगे उससे। सर कंपाउंड्री किया करते थे, डॉक्टर ने करिया के भगा दिया, आप डॉक्टर के सामने ही क्लिनिक खोलेंगे, डॉक्टर बनेंगे। ऐसा ये सब है ना? ठीक है, सोचने में अच्छा लगता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा कुछ भी नहीं होगा। ये हकीकत है, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, हकीकत यही है। ठीक है ना? जिसको समझ में आ जाए समझ लेना। ये बातें जो बोली जाती है 100 में से 2 लोगों के लिए बोली जाती है। जो 2 अटेम्प्ट कर लेते हैं वो निकल जाते हैं, जो नहीं करते वो यही बैठे रहते हैं। ये ध्यान रखें, क्वेश्चन लगाना चालू करो। क्वेश्चन जब तक नहीं लगाओगे ना, मजा ही नहीं आएगा आपको। सब्जेक्ट में मजा तभी आएगा, किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट हो, कितना भी वीक हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, क्वेश्चन लगाइए और डेली लगाइए। जब तक क्वेश्चन लगा रहे हो तब तक सब्जेक्ट आपकी कमांड में है। क्वेश्चन लगाना बंद करा, सब्जेक्ट वॉलेटाइल उड़ जाता है। 16 से 20, 21 से लेकर 25, 26 से लेकर 30, 28 समझ में नहीं आया। एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। एन का वैल्यू कितना दे दिया? 4। फोर्थ पीरियड का मतलब एन का वैल्यू 4 है। अब बोल रखा है इट कंटेन्स 18 एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टीमेट एंड अल्टीमेट। एक बार बताओ पेनल्टीमेट का मतलब क्या होता है? n-1। और अल्टीमेट का मतलब क्या होता है? n। आउटर मोस्ट शेल को अल्टीमेट बोलते हैं। और आपको बोल रखा है पेनल्टीमेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। और अल्टीमेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और n का वैल्यू कितना दे रखा है? 4, फोर्थ पीरियड। अब मुझे बताओ किसी भी शेल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन sp-df में से कहां जाता है? s में। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो s में ही गया होगा, इससे ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते। और मुझे बताइए अगर मेरे को n-1 में 18 भरने तो किस किस की जरूरत पड़ेगी? s, p और d की। तभी जाके तो 18 इलेक्ट्रॉन भर पाऊंगा। अब मुझे बताओ, आपको कॉन्फ़िगरेशन में इनडायरेक्टली ये बोल रखा है क्वेश्चन में कि ns1 है और n-1 में s2p6 और d10 है, और n का वैल्यू कितना दे दिया? 4। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4s1 और ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3s2, 3p6 और 3d10। अब अव्वा रूल याद करो।
अगर आप देखते हो तो 1s स सब सब, फिर स ड़ प, मतलब कायदे से ये 3s2 3p6 4s1 3d10 है बेटा, अव्वा रूल से। और ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है? कॉपर की। और ये कॉपर कौन है बेटा? ट्रांजिशन मेटल है, तो इसका आंसर होगा ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, इस तरह की बात होता है। ठीक है, आगे का डिस्कशन कल रखेंगे 9 बजे से। जिन्होंने अभी भी सॉल्व नहीं करे बेटा, सॉल्व कर ले, ट्राई कर ले क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जब तक अटेम्प्ट नहीं करोगे मजा नहीं आएगा, है ना। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता बेटा। चलिए, ओके बेटा। तुम्हारा कल ओप है, 23 तारीख को टेस्ट है तुम्हारा, 22 को नहीं है, ठीक है ना।